नमस्कार। आज का हमारा हमारा पहला करंट अफेयर है कि एनटीपीसी के द्वारा एनएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एनईईपीसी की 100% और 75% हिस्सेदारी को अधिग्रहित कर लिया गया है, मतलब खरीद लिया गया है। ठीक है, ये जो दो कंपनियां हैं ये हाइड्रो पावर से संबंधित हैं, जल विद्युत प्रदाय से संबंधित है। इनको क्या कर लिया गया है? एनटीपीसी के द्वारा खरीद लिया गया। अब देखिए एनटीपीसी आ गया तो हम एनटीपीसी देखते हैं। एनटीपीसी की स्थापना हुई है 1975 में। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जो इसके हेड है 2017 से वो है गुरदीप सिंह। ठीक है, अब देखिए भाई एनटीपीसी क्योंकि भारत देश की एक महारत्न कंपनी है। भारत देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे कि बीएचईएल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि अभी अभी शामिल हुई है, और सेल। इस प्रकार की 9 कंपनियां और है। मतलब टोटल कितनी कंपनियां हैं भाई? 10 कंपनियां हैं, है ना। तो अब हम ये देख लेते हैं कि महारत्न कंपनी आखिर में बनी कैसी जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। याद रखिएगा जो छोटे एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनमें ये फैक्चुअल कंडीशन पूछी जाती है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, एनटीपीसी के हेड पूछे जाते हैं, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। यह भी पूछा गया है कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है। यह पूछा जाता है कि किन कंपनियों का अधिग्रहित किया गया है। तो इन 2 कंपनियों का अधिग्रहित किया गया है। इसको 4000 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया गया है और इसको 7500 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस विषय से संबंधित कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। तो हाइड्रो पावर से संबंधित कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। अब देखिए, अब अपन ये देखते हैं, बड़े यूपीएससी का क्वेश्चन है ये कि महारत्न कंपनियां कंपनी में शामिल होने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि महारत्न बनने के लिए कि नवरत्न कंपनी में क्या होना चाहिए? कंपनी लिस्टेड होना चाहिए। उसके बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें भी कंपनी क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। उसके बाद ये जो लिस्टेड है इसमें पब्लिक शेयरिंग भी होना चाहिए, मतलब कंपनी का जो मालिकाना हक है वो किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास होना चाहिए या जनता के पास होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया क्या है इसका? कि पब्लिक शेयर होल्डिंग तो हो गया, कि सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिच हो, कि भाई कंपनी सिर्फ भारत देश में व्यापार ना करती हो, बड़ी कंपनी हो तो एक विश्व में हर जगह पर कम से कम व्यापार इसका अच्छा खासा होना चाहिए, ब्रांडिंग भी इसकी अच्छी खासी होना चाहिए, क्योंकि भारत देश की इज्जत का सवाल होता है जब आप बाहर जाते हैं भारत देश से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये है जो पूछे जाते हैं, जो बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा है कि 25,000 करोड़ रुपए से प्लस का इसका क्या होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए। कितने साल के लिए? एटलीस्ट जो लास्ट के 3 साल है वहां पर इनका क्या होना चाहिए? 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद 15,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। ये भी क्या है? एटलीस्ट 3 साल के लिए होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ईयरली, याद रखिएगा 5,000 करोड़ रुपए ईयरली वार्षिक का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। और किसके बाद? टैक्स पे करने के बाद। मतलब पहले आपके पास जो टैक्स की आती है, लायबिलिटी आती है, आप उसको पे कर दें, उसके बाद भी आपके पास शुद्ध मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, तब आप कहलाते हैं क्या? महारत्न कंपनियां। तो हमें बहुत अच्छी बात है ये देश के लिए कि जो कंपनियों की हमने कुछ कंपनियों से शुरुआत की थी, अब वो धीरे धीरे बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई है। याद रखिएगा महारत्न कंपनी से काफी स्वायत्तता दे दी जाती है सरकार के द्वारा कंपनी को, कि वो अपना बिजनेस कर सके आराम से मार्केट के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट कमा सके, और सरकार भी उससे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि भारत देश का ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इमरजेंसी क्रेडिट, है ना, जो अभी आप देख रहे हैं ना कोरोना से संबंधित, अब कोरोना से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि और कोई करंट अफेयर हमारे पास है भी नहीं है। जो करंट अफेयर हैं भी उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कोरोना वायरस। चाहे आप पूरे विश्व में घूमे चाहे आप भारत देश में घूमे, थोड़े बहुत है तो अपन देख लेंगे, है ना। तो भारत देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, वो है एसबीआई। भारत देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन कौन है हमारे पास? वो है रजनीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है वो ये है कि कोविड-19 की वजह से सेल्फ असेसमेंट टूल एक विकसित किया गया है ना। कहां पर किया गया? किस स्टेट में किया गया? गोवा में किया गया। ये पहला स्टेट है, ठीक है, जहां पर सेल्फ असेसमेंट किट की क्या हो जा रही है? डेवलप करने की बात की जा रही है, विकसित किया जा रहा है। अब गोवा की बात आ रही है तो गोवा की राजधानी क्या है भाई?
पणजी है। गोवा के जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? सत्यपाल मलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सत्यपाल मलिक कहाँ के गवर्नर थे इसके पहले आपको याद होगा तो सत्यपाल मलिक अभी चले गए हैं गोवा। कहाँ से गए हैं भाई? जम्मू और कश्मीर के। तो जम्मू और कश्मीर के जो अंतिम गवर्नर थे, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर के जो अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे? सत्यपाल मलिक, जो अब कहाँ के गवर्नर बन चुके हैं भाई? गोवा के गवर्नर बन चुके हैं, है ना, याद रखिएगा। गोवा के लिए एक और फैक्चुअल है पॉइंट है कि यहाँ पर होना है हमारे पास 36 नेशनल गेम्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 36वां नेशनल गेम्स कहाँ पर आयोजित किया जाना है? अक्टूबर-नवंबर 2020 के आसपास में। कहां पर? गोवा में आयोजित किया जाना। अब सत्यपाल मलिक कहां से आए भाई? जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर की भी बात थोड़ा सा कर ही लेते हैं क्योंकि अभी अभी करंट में है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब खत्म की गई थी? 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी कब बना दिया गया? एकता दिवस के दिन, मतलब 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। तब इसके राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और 2 यूनियन स्टेट्स बना दिए गए हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अब जम्मू और कश्मीर में क्या होंगे भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले होते थे गवर्नर क्योंकि पूरा फुल स्टेट था, अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी हो चुका है तो अब वो क्या हो गया भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भाई? बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश मुर्मू, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश मुर्मू। और जो लद्दाख टूटा था उसके कौन गवर्नर बने हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? आर.के. माथुर। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, आर.के. माथुर। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतिम गवर्नर, सॉरी, जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, पहले गवर्नर कौन? गिरीश मुर्मू। और जो लद्दाख के पहले गवर्नर कौन? आर.के. माथुर। तो इतना कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एक और फैक्चर मैं बताना चाहूंगा, इस बार का जो योगा दिवस हुआ था 2019 वाला, उसमें जो स्टेट था, मतलब जो फोकस था, कहां पे आयोजित किया गया था? वो रांची में किया गया था, झारखंड में। और अब जो होगा 2020 वाला वो होगा लद्दाख में, लद्दाख। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लीजिएगा आर.के. माथुर। 2020 का जो योगा दिवस होता है हमारा, कब होता है? 21 जून के दिन होता है। वो कहां पर होना है? लद्दाख में होना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यूएसए की एक एबेट लैब है, उन्होंने एक टेस्ट किट बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में क्या कर सकती है? ये बता देगी कि आप ग्रसित हैं कोरोना वायरस से कि नहीं। तो बस एक ही क्वेश्चन फैक्चुअल बन सकता है, क्या सा? एबेट लैब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि सार्क के द्वारा, आपको पता है सार्क के द्वारा क्या किया गया है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जा रही है। किस लिए? वही कोरोना वायरस के लिए। उसके बाद सार्क ने क्या किया है? $15 मिलियन का एक फंड बनाने की भी बात की गई है। अब इस $15 मिलियन रुपए में सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है भाई? हम ही देंगे, है ना, भारत देश ही देगा। तो 15 में से $10 मिलियन तो हमने क्या कर दिए हैं? डॉलर है, सॉरी, ये $15 मिलियन तो इंडिया ने ही दे दिए हैं। अभी अभी यहाँ पर $1 मिलियन किसने दे दिया है भाई? अफगानिस्तान ने भी दे दिया। देखिए इतना गरीब देश है बेचारा, आपने देखा ही था कुछ दिन पहले इनके ऊपर आतंकवादी घटना घटी थी। हमेशा कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है। अभी अभी अमेरिका भी वहां से जा रहा है, तालिबान फिर से अपने पैर पसार रहा है। उसके बावजूद अफगानिस्तान की सरकार ने $1 मिलियन का जो पैसे हैं वो कहाँ दिए हैं? ये जो सार्क का फंड बनाया गया उसमें दिए। पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी प्रकार की चूं भी नहीं करी है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि अब हम बात कर ले रहे हैं, सार्क की कर ले रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? ढाका में की गई थी। शेख मुजीबुर रहमान के जो प्रयास थे उसी के तहत की गई थी। कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को ये डेट पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक डेट लिखा। ईयर तो पूछा ही जाता है, कोई इशू ही नहीं है ना। ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है आपको पता है, जो पाकिस्तान से आते हैं हाल फिलहाल में, उनका नाम है अमजद हुसैन। आप देख रहे हैं जब से भारत देश में पठानकोट का हमला हुआ था, भारत ने स्पष्ट कह दिया था कि हम सार्क सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, तब से सार्क सम्मेलन हो ही नहीं पा रहा है। ये देखिए भारत देश की कितनी ग्लोबल रीच धीरे धीरे क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक बुक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। मसीहा मोदी नाम की एक बुक लिखी है, हमारी बहुत प्रसिद्ध लेखिका है तवलीन सिंह ने, याद रखिएगा, तवलीन सिंह। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर वो ये है,
इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं सुमंत कठपालिया। उसके बाद एक और हमारे पास रिक्रूटमेंट है, वो आई थी बीएसएफ के जो हेड बने हैं वो हैं एसएस देशवाल, डायरेक्टर जनरल इसके बने हैं। आपको पता होगा जो बीएसएफ है वो कहां पर रक्षा करती है, एक तो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है यहाँ पर करती है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो किसके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। उसके बाद यहाँ पर किसके पास होती है भाई, आईटीबीपी के पास होती है, चाइना वाले रीजन में, ठीक है। और म्यांमार वाले रीजन में किसके पास होती है, असम राइफल, जो हमारा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार बन चुका है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम ये देखते हैं, देखिए फुटबॉल स्टेडियम, ऐसा कौन सा देश है जिसने पूरे के पूरे फुटबॉल स्टेडियम को एक हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो फुटबॉल में आपने देखा होगा बहुत फेमस देश कौन सा है, सबसे फेमस देश कौन सा है, ब्राजील। तो इसका आंसर आएगा ब्राजील। पूरे फुटबॉल स्टेडियम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। यहीं पर हमारा क्या हुआ था, याद है आपको, रियो ओलंपिक 2016। और यहीं के जो हमारे पास हमारे जो क्या आए थे गणतंत्र दिवस में राष्ट्र प्रमुख आए थे, जेर बोल्सोनारो, है ना, ये हमारे गणतंत्र दिवस में क्या थे, मुख्य अतिथि। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूरे स्टेडियम को क्या कर दिया, हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए कोरोना से ही संबंधित बातें हैं, आईआईटी गांधीनगर, है ना, मतलब गुजरात, आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने एक चलाया है प्रोजेक्ट आईसेक। इसमें ये क्या करेंगे कि भाई इन्वेंशन से संबंधित बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे आम जनता तक। और इसको ये किसकी याद में बनाया गया, आइजैक न्यूटन। तो जब प्लेग फैल गया था, एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी प्लेग की यूरोप में, है ना, 1860s के आसपास की बात है। उस समय पर आइजैक न्यूटन को भी क्या कर दिया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बोला गया था आप घर जाइए, आप घर में क्या रहिए, लॉकडाउन रहिए, जैसे आज आप लोग सभी बंद है ना। तो वैसे ही उन्हीं की याद में बनाया गया है आईआईटी गांधीनगर के छात्रों के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट आइजैक, ठीक है। 1865 के आसपास में प्लेग की महामारी फैल गई थी लंदन में, बाद में बात करेंगे इस विषय पर। अब देखिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा $2 बिलियन का एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान बनाया जा रहा है। कितने का, $2 बिलियन का। देखिएगा आप धीरे धीरे क्या है, पूरे के पूरे जो देश हैं अलग अलग वो बनाते जा रहे हैं, फंड बनाते जा रहे हैं। तो ये कभी क्वेश्चन बन सकता है, अब बीमारी हट जाए, खत्म हो जाए, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बनना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कम बनना चाहिए, है ना। आपने देखा था कि इसी के द्वारा, मतलब इस फंड की अगर हम बात करें तो हमने भी प्रयास किए थे भाई, आरबीआई के द्वारा प्रयास किया गया था, उनकी जो बेसिक नीतियां थी, जो बेसिक रेट थे उनको कम किया गया था, और 3,74,000 करोड़ रुपए क्या बैंकों के लिए खोल दिए गए थे। अब बैंकों पर निर्भर करता है कि ये कितना जनता तक पहुंचाते हैं। भारत की सरकार ने भी गरीब कल्याण नाम की एक योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उससे भी 1,70,000 करोड़ रुपए आम जनता के लिए दिए गए थे, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब यूएन क्यों की दे रहा है, तो यूएन, है ना, यूएन के जो महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। कहां से आते हैं ये, पुर्तगाल से आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम ये चलते हैं कि भारत देश में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसने ह्यूमनाइड रोबोट, है ना, जो रोबोट रहता है, जो ह्यूमन की तरह दिखता है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अब इतने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि जिससे दुनिया भी हमें जाने और जो हमारा काम है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जयपुर में, उसके द्वारा एक ह्यूमनैट प्रोजेक्ट का उपयोग किया जा रहा है, जो किसके से चलेगा, एआई, आपको पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चलेगा और इंटरनेट का उपयोग करके चलेगा। मतलब डॉक्टर्स को, नर्स को बार बार नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी दवाई देने के लिए या किसी और चीज के लिए। अब देखिए, अब एआई की बात आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब 21वीं सदी का आगे का, है ना, जो सब कुछ होने वाला है वो यही होने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बीटेक, आपको पता है कहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, बीटेक ये स्टार्ट किया गया था आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीटेक एआई में किसने रखा था, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा रखा गया था। और भारत देश की जो पहली कॉन्फ्रेंस होनी थी भाई, भारत देश की पहली एआई की कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका नाम रखा गया था राइज, RAISE, राइज
कॉन्फ्रेंस 2020 जो अब स्थगित कर दी गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोनों महत्वपूर्ण है। एआई के लिए बीटेक कहाँ हुआ था, आईटी हैदराबाद, और एआई के लिए एक नेशनल पहली कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत देश की RAISE 2020 जो अभी कुछ दिन के लिए क्या कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये बढ़ते हैं कि थोड़ा सा हम इंडेक्स देख लेते हैं। आज हम देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, है ना। इकोनॉमिक से संबंधित बातें आ रही हैं कि कौन से देश में ज्यादा मार्केट खुला है, कौन से बंद है। तो 26वीं आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आ रही, इंडेक्स आ रही, सूचकांक आ रही। इसमें भारत देश का नंबर आ रहा है 120वां, 186 देशों की सूची में। और इस पे पहली बार फर्स्ट नंबर पर आया है कौन, सिंगापुर आया है। हर बार फर्स्ट नंबर पर अधिकतर आता था हांगकांग, इस बार हांगकांग दूसरे नंबर पर चला गया है और उसका पड़ोसी सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा जारी की जाती है, ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये नंबर ही बस पूछा गया है, अधिकतर पहला नंबर पूछा जाता है कौन आया, और भारत का नंबर पूछा जाता है कि भारत किस नंबर पर रहा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, एक दो और बात कर लेते हैं, जैसे कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स आई थी जिसमें भारत देश का 86वां नंबर था। ठीक है, आपने अभी देखा था कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई थी, उसमें हमारा कौन सा नंबर आया था, 144वां आया था। पहले नंबर पर फिनलैंड आया था और 66वें नंबर पर पाकिस्तान आया था। पिछले साल हमारा क्या नंबर था, 140वां नंबर था। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी आ रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भाई भारत देश में आप देख रहे हैं लॉकडाउन की व्यवस्था है, आपने देखा जो दैनिक मजदूर है, जो असंगठित क्षेत्र है, वो बेचारा फंस गया है ट्रेन बंद होने की वजह से, रेल बंद होने की वजह से। तो सबसे बड़ी उनके साथ समस्या क्या आ रही है, खाने की समस्या आ रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत देश का कौन सा नंबर है, 102वां नंबर है। ठीक है, 102। उसके बाद फीफा की भी रैंकिंग हम देख, फीफा की रैंकिंग में हमारा 108वां नंबर है। ठीक है, याद है। और फीफा का वर्ल्ड कप कहां होना है 2022 का, दोहा में, कतर में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद देख लीजिए, एक बात और कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं UNCCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसकी जो 26वीं वाली बैठक है वो होनी है स्कॉटलैंड में, याद रखिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ना। UNCCC की 26वीं बैठक कहां पर होनी है, स्कॉटलैंड में होनी। 25वीं वाली कहां हुई थी, 25वीं वाली हुई थी स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है ना। और स्पेन की जो राजकुमारी है, इनका क्या नाम था, इनका नाम था मारिया टेरेसा। इनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। तो ये विश्व की ऐसी पहली रॉयल फैमिली की शख्सियत हैं जिनकी कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। मैं नाम लिख देता हूं, मारिया टेरेसा, मारिया टेरेसा। ठीक है, अभी अपन यहीं पर रहते हैं, UNCCC। ठीक है, 26वीं बैठक होनी है स्कॉटलैंड में। 25वीं वाली कहां पर हुई थी भाई, हमारी स्पेन में हुई थी 25वीं वाली बैठक। ठीक है, इतनी कहानी हमारी यहां तक की खत्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, युगांडा का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है राजेश चावलो को। उसके बाद BBC इंडिया का जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये PV सिंधु को दिया गया है ना। अब बस इतना कंप्लीट करते हैं आज। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, निधन वाली बात कर लेते हैं कि अब मारिया टेरेसा का नाम लिख गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों की अभी मृत्यु हो रही है, इनसे क्वेश्चन तो बनना चाहिए, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से हो, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो। जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, मारिया टेरेसा की मृत्यु हो गई है, केरेना रोजर्स की मृत्यु हो गई है जो गायक थे, है ना। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे, UPA सरकार में काफी ताकतवर मंत्री कहे जाते थे, अगर आप लोग को याद हो तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। राजयोगिनी दादी जानकी जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। सतीश गुजराल गुजर गए हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के भाई थे, पद्म विभूषित थे, है ना, पद्म पुरस्कार से भूषित। प्रदीप कुमार बनर्जी जो फुटबॉलर है वो भी हमारे खत्म हो गए हैं। नेमाई घोष खत्म हो गए। निम्मी जो एक्टर थी काफी प्रसिद्ध अपने समय की, वो खत्म हो गई हैं। मनु डिग्बो जो गायक थे वो खत्म हो गए हैं। अब्दुल लतीफ जो फुटबॉलर है वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसे काफी सारे लोगों की मृत्यु या निधन हो गया है। ठीक है, अब देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों के फोन आते हैं बार बार, बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है, आप PDF नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, मैं बस बोर्ड में ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जितना समय है आप उसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप वीडियोस को बार बार देखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब में, आपको बहुत सारी जबरदस्ती में देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरा जो फेसबुक का चैनल है, फेसबुक का पेज है, आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, @देवेन सर ऑफिशियल आप लिखिएगा,
तो ये लिंक जो है वो आपके पास आ जाएगी, या फिर फेसबुक पेज पर लाइक कर लेंगे, जिसमें मैं बीच बीच पर जैसा मुझे समय मिलता है मैं उसमें करंट अफेयर्स रिटर्न में फोटो के साथ में अपडेट कर देता हूं। उसके बाद फिर आप देखते हैं यूट्यूब चैनल भी मैंने बना लिया है, इसका भी लिंक है, क्या है, देवेंद्र सर ऑफिशियल। आप बीच में गैप मत दीजिएगा और सीधा सीधा लिख दीजिएगा देवेंद्र सर ऑफिशियल। जॉब करने के साथ साथ इन चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे कोशिश है कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसीलिए मैंने बोर्ड वाला कहा कॉन्सेप्ट चुना है कि ना तो मुझे टाइप करना पड़े ना कुछ करना पड़े, और आप तक फ्लुएंट में ज्ञान भी प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। तो अगर आपको रिटर्न में कुछ मटेरियल चाहिए है तो इसको फेसबुक में इसे फॉलो कीजिएगा @देवेंद्र सर ऑफिशियल को, और वीडियोस को एक बार मत देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए, और जबरदस्ती में बाकी के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी देखिए, मेरा देखिए या किसी और का देखिए, एक ही वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। उससे क्या होगा कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आप डेली डेली देखेंगे तो जो आप फ्लुएंट देखते हैं, जो चीजें अंदर ग्रसित अंदर चली जाती हैं, आत्मसमर्पित और अंगीकृत कर लेते हैं आप, आपकी संविधान की प्रस्तावना की जैसे, वैसी कंडीशन आपकी बन जाएगी, और बस करंट यहां से हो जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो बेसिक नॉलेज रहता है मैं वो भी आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप लिंक कर सके बेस नॉलेज को किससे, करंट से। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि रोज आप तक ये वीडियो समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।